नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरआर न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। हरियाणा के पटौदी में आयोजित महापंचायत के दौरान विवादित भाषण देने के आरोप में पुलिस ने रामभक्त गोपाल को गिरफ्तार कर लिया। रामभक्त गोपाल ने पिछले साल जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की थी। तो देश में कोरोना के हालात अभी भी बहुत ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में रोजाना तकरीबन 1.5 मिनट में कोरोना से संक्रमित एक मरीज की मौत हो रही है। वहीं डेल्टा प्लस के अलावा दुनिया में फैले बदले हुए स्वरूप से भी खतरे की चिंताएं अब बढ़ चुकी हैं। कहने को तो देश के अलग अलग राज्यों ने अपने हिसाब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन लोगों की सार्वजनिक जगहों पर बढ़ रही भीड़ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय की लगातार चिंता बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 894 लोगों की मौत हुई है, यानी हर 1.5 मिनट में एक मरीज ने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय में दर्ज आंकड़े बताते हैं कि संक्रमित लोगों की मौतों की यह संख्या न सिर्फ चिंता बढ़ाती है, बल्कि इस बात के लिए भी आगाह करती है कि संक्रमण की रफ्तार कम भली ही हुई हो, लेकिन खतरा टला नहीं। हिमाचल प्रदेश में रविवार रात और सोमवार सुबह हुई भारी बारिश ने कई जिलों में जमकर तबाही मचाई। कांगड़ा के शाहपुर की वोट आपको बताते चले वो घाटी में 6 घर बह गए थे, एक महिला का शव मिल गया है और वहीं 11 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं पानी के तेज बहाव में नगरोटा बगवा में 10 साल की लड़की बह गई, उसकी तलाश अभी भी जारी है। सोमवार सुबह मांझी खड्ड के तेज बहाव में धर्मशाला के पास पासू में खड्ड किनारे बसे प्रवासी मजदूरों की झोपड़ियां भी पानी के तेज बहाव में बह गई। तेज बहाव में कई क्षेत्रों में लोगों की जमीनें तक बह गईं। विधानसभा क्षेत्र शाहपुर की बो घाटी में बाढ़ आने की वजह से पहाड़ी से मलबा अब गिरने लगा है। इस मलबे में 6 घर दब गए हैं। घरों में रहने वाले एक महिला की मौत हो चुकी है। इस महिला का शव बरामद कर लिया गया है। हादसे में करीब 12 लोग लापता हो गए हैं। कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बो घाटी में एक पशु चिकित्सक भी मलबे में दब गया। तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। उन्होंने सोमवार को कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से गठबंधन को लेकर निर्णायक बातचीत होगी। राजभर ने कहा है कि वह 17 जुलाई को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे और इस दौरान आम आदमी पार्टी से भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ गठबंधन को लेकर निर्णायक बातचीत होगी। मुलाकात के दौरान आप सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। राजभर ने बताया है कि उनकी पिछले दिनों आप सांसद संजय सिंह से मुलाकात भी हुई थी। इसके बाद उन्होंने स्वयं पहल कर केजरीवाल से फोन पर बात की थी। उन्होंने बताया था कि केजरीवाल ने मुलाकात के लिए 17 जुलाई तक का समय निर्धारित कर दिया है। उन्होंने दावा किया था कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर भी प्रारंभिक स्तर पर बातचीत हुई है। कलकत्ता का रुख करेंगे। आपको बताते चले कोलकाता से गिरफ्तार किए गए तीनों जेएमबी के संदिग्ध आतंकवादियों को सोमवार को बैंकशाल कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें अदालत ने 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। लोक अभियोजक ने अदालत को बताया है कि पुलिस ने गिरफ्तार आतंकवादियों के घर से एक हस्तलिखित डायरी, कई जिहादी दस्तावेज, मोबाइल फोन और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद कर लिए हैं। हस्तलिखित डायरी में भी सारे जेएमबी आतंकवादियों के नाम और फोन नंबरों का उल्लेख किया गया था। इनमें से ज्यादातर बांग्लादेश से हैं। लोक अभियोजक ने अदालत को यह भी बताया कि उनके घर से एक पत्रक बरामद किया गया था, जहां बंगाली में लिखा गया था, बांग्लार मैदेर रन्ना घोरे तोरी होक बोमा, जिसका अर्थ है बंगाली माताओं की रसोई में बम बनाया जाना चाहिए। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को शेयर बाजार सपाट स्तर पर बंद हुआ है। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 13.50 अंक नीचे यानी कि 52,372
69 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 2.80 अंक मामूली तेजी के साथ 15,692.60 के स्तर पर बंद हुआ। बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 98.48 अंक और 0.18% के नुकसान में रहा था। तो देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 37,154 नए मामले सामने आए हैं और पिछले दिन 29,649 लोग डिस्चार्ज किए गए थे। हालांकि कल 724 लोगों की मौत हो चुकी थी। देश में रिकवरी रेट बढ़कर अब 97.22% हो गया है। भारतीय तो देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में मानसून की देरी से गर्मी और उमस से लोग बेहाल हैं। इस बीच आज मानसून के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद जताई गई थी। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अनुमान भी जताया है। इस मौसम में कई बार ऐसा हुआ है जब दिल्ली में मानसून के आगमन को लेकर मौसम विभाग की ओर से की गई भविष्यवाणी गलत साबित हुई। आईएमडी ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून को दिल्ली सहित उत्तर भारत में 10 जुलाई तक दस्तक देना था, लेकिन रविवार शाम तक ऐसा नहीं हुआ। आईएमडी के महानिदेशक ने बताया है कि दिल्ली के ऊपर मानसून के सक्रिय होने की अनुकूल परिस्थितियां हैं, क्योंकि पूर्व हवाओं की वजह से हवा में आर्द्रता बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से भी मानसून को गति मिलेगी। राजस्थान में रविवार को आसमान से मौत बरसी है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई है। जयपुर के आमेर महल के वॉच टावर पर बिजली गिरने से 11 लोगों की जान चली गई है। जयपुर में 12 लोगों के अलावा कोटा में 4, धौलपुर में 3 बच्चों की मौत हुई है और सीएम गहलोत ने मरने वालों के परिवार के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी कर दिया। आमेर महल के वॉच टावर पर मृतकों में अधिकतर युवक थे, जो किले के पास एक पहाड़ी पर खुशनुमा मौसम का आनंद ले रहे थे। उनमें से कुछ लोग वॉच टावर पर सेल्फी ले रहे थे, जबकि कई पहाड़ी पर मौजूद थे। देर शाम जब आकाशीय बिजली गिरने से वॉच टावर पर मौजूद लोग नीचे गिरने लगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि कोटा, धौलपुर, झालावाड़, जयपुर और बारा में आज बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से जनहानि हुई है। बेहद दुखों और दुर्भाग्यपूर्ण था। प्रभावितों के लिए परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। ईश्वर उन्हें संबल प्रदान करे। अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जल्दी से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आमेर में बिजली गिरने से हुए हादसे में घायलों के उपचार का उन्होंने जायजा लिया है और वो लेने के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे थे। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी, विधायक अमीन कागजी भी मौजूद रहे थे। उन्होंने घायलों के उपचार के लिए आवश्यक निर्देश दिए। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में रविवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना में करंट लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 42 किलोमीटर दूर बिजावर पुलिस थाना अंतर्गत महुआ झाला गांव में हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि ईश्वर से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्माओं को शांति और परिजनों को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति दें। बिजावर पुलिस थाना प्रभारी मुकेश सिंह ठाकुर ने बताया है कि महुआ झाला गांव में एक शौचालय का निर्माण किया गया था। इसके लिए सेप्टिक टैंक बनाया गया था और उसके ऊपर लेंटर की छत डाल दी गई थी। उन्होंने बताया कि आज सुबह इस छत पर लगी सेटिंग को हटाने के लिए एक व्यक्ति सेप्टिक टैंक में उतरा और टैंक में रोशनी के लिए लगाई गई लाइट से अचानक करंट फैल गया और वह उसकी चपेट में आ गए। इस व्यक्ति को बचाने के लिए उसके परिवार के 5 अन्य लोग भी एक एक कर सेप्टिक टैंक में उतरते गए और वो भी करंट की चपेट में आ गए, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। महंगाई की बात करते हैं। देश में आज पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। आज पेट्रोल 28 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपए हो गई है। हालांकि आज डीजल 16 पैसे सस्ता हुआ है। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल 101 रुपए 23 पैसे और डीजल
₹89.76 हो गया है। शनिवार को पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। देश के सभी महानगरों में पेट्रोल की कीमतें अब ₹100 का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। गौरतलब है कि तेल कंपनियों के अधिकारियों ने वैश्विक तेल बाजारों में विकास के लिए ईंधन की कीमतों पर लगातार वृद्धि बताई है, जिससे पिछले कुछ महीनों से उत्पाद और कच्चे तेल की कीमतें महामारी की धीमी गति के बीच मांग में वृद्धि पर मजबूती से चल रही हैं। हालांकि भारत में ईंधन की खुदरा कीमतों पर एक करीब से नजर डालने से तस्वीर मिलती है कि यह उच्च स्तर का कर है, जो ईंधन की दरों को ऐसे समय में भी अधिक रखता जब वैश्विक तेल की कीमतें स्थिर हों। पीएम मोदी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। वहीं घायलों को 50,000 रुपए देने की बात कही है। पीएमओ के हवाले से इस बारे में जानकारी दी गई है कि पीएमओ ने पीएम के हवाले से ट्वीट किया और कहा कि राजस्थान के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे अत्यंत दुख हुआ। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इन तीनों राज्यों में बिजली गिरने से 68 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि राजस्थान में बिजली गिरने से करीब 20 लोगों की मौत हुई है। इनमें से जयपुर में 11, धौलपुर में 3, कोटा में 4, झालावाड़ में 1 और बारां में 1 की मृत्यु हुई है। राजस्थान सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। इसमें से 4 लाख इमरजेंसी रिलीफ फंड से और 1 लाख सीएम रिलीफ फंड से दिया जाएगा। तो बिलासपुर में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, संविदा अवधि की गणना, सेवाकाल अवधि में करने समेत 12 मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी संघ 15 जुलाई से रायपुर डगमिया स्थित मुख्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हर दिन अलग अलग क्षेत्र के 3 प्रमुख पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। बिलासपुर के पदाधिकारी 16 जुलाई को जाएंगे। बता दें, महासंघीय प्रदेश परामर्शदात्री की बैठक शनिवार को रायपुर में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एसके मजूमदार की उपस्थिति में हुई, जिसमें से 15 से 26 जुलाई तक धरने देने का निर्णय लिया गया। पहले दिन रायपुर, दूसरे दिन बिलासपुर और 19 जुलाई को दुर्ग क्षेत्र के 3 पदाधिकारी शामिल होंगे। इस तरह अंतिम दिन तक इसी तरह हर क्षेत्र के पदाधिकारी पहुंचेंगे। इसके अतिरिक्त आगामी अधिवेशन पर भी चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। धरना आंदोलन समाप्त होने के बाद इस पर विचार कर तारीख और स्थान का निर्णय लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ के जिला प्रभारी मनीष कुमार छत्री ने बताया है कि 12 मांगों को लेकर संघ कई दिनों तक धरना देगा। यूपी की राजधानी लखनऊ से गिरफ्तार अलकायदा के आतंकवादियों के मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी एटीएस को आतंकवादियों के पास से कई प्रमुख शहरों के नक्शे बरामद हुए। अयोध्या के राम मंदिर के आसपास की रेकी के नक्शे आतंकवादियों के पास से मिले हैं। काशी, मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के नक्शे एटीएस को आतंकवादियों के पास से मिले। नक्शों में अलग अलग पॉइंट से चिन्हित किया गया है। टेलीग्राम और वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल की चैटिंग भी एटीएस के हाथ लगी है, जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। एटीएस ने पिछले 24 घंटों में 10 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। यूपी के अलग अलग शहरों में एटीएस की छापेमारी जारी। लखनऊ के बाद पटना को रुख करेंगे। 1999 का चर्चित सेनानी नरसंहार का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इस कांड में माओवादियों ने 34 लोगों की हत्या कर दी थी। निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए पटना हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। पटना हाईकोर्ट ने नरसंहार पर फैसला सुनाते हुए 13 दोषियों को तुरंत रिहा करने की बात कही। इसके पहले 15 नवंबर 2016 को जहानाबाद जिला अदालत ने 10 लोगों को फांसी और आपको बताते चलें 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पटना हाईकोर्ट के जज अश्विनी कुमार सिंह और अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने रिहा करने का फैसला सुनाया।